नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12 आरोह भाग 2 में संकलित पाठ बाजार दर्शन लेकर उपस्थित हूँ, जिसके रचयिता जैनेंद्र कुमार जी हैं। पाठ समझने से पहले हम लेखक जैनेंद्र कुमार जी के जीवन पर एक नज़र डालेंगे। प्रेमचंद के बाद यदि किसी साहित्यकार का नाम लिया जाता है तो वे हैं जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार ने अनेक उपन्यास, कहानी एवं निबंधों की रचना की। शिल्प और वस्तु संगठन की दृष्टि से इन्होंने हिंदी कथा साहित्य को विशेष दृष्टि प्रदान की। हिंदी उपन्यास विधा को प्रेमचंद के बाद उन्होंने नया मोड़ दिया। इनकी नई और मनोवैज्ञानिक विचारधारा के कारण इनकी आलोचना भी हुई, किंतु परवर्ती रचनाकारों ने उनको मानव मन और नए युग का मसीहा कहा। जैनेंद्र कुमार का जन्म अलीगढ़ के कोड़ियागंज नामक गांव में सन 1905 में हुआ। बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका बचपन अधिक कष्ट में बीता। उनके मामा जी ने इनकी शिक्षा दीक्षा का भार वहन किया। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के ऋषभ ब्रह्मचर्य आश्रम में पूर्ण की। स्वाध्याय विद्यार्थी के रूप में इन्होंने सन 1919 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। 1920 में कॉलेज त्याग कर वे असहयोग आंदोलन में भाग लेने हेतु स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। सन 1921 में श्री हेडगेवार जी के संपर्क में आकर उन्होंने सन 1924 में प्रथम जेल यात्रा की। सन 1930-1932 में उन्होंने जेल यातनाएं सही। विनोबा भावे, लाला भगवान दास, श्रीमती सरोजिनी नायडू के साथ इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। सन 1919 में इनका विवाह हुआ। वे प्रेमचंद से विशेष प्रभावित थे। उन्होंने सन 1929 में फांसी नामक कथा संग्रह लिखा। 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का देहावसान हो गया। श्री जैनेंद्र कुमार की रचना बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता और साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है। कई दशक पहले लिखा गया यह लेख आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझने में बेजोड़ है। जैनेंद्र जी अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो सकते हैं। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागों की तरह अपनी बात समझाने की कोशिश की है। इस क्रम में उन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। बाजार दर्शन पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। लेखक अपने मित्र की कहानी बताता है कि एक बार वे बाजार से मामूली चीज़ लेने गए, परंतु वापस बंडलों के साथ लौटे। लेखक के पूछने पर उन्होंने पत्नी को दोषी बताया। लेखक के अनुसार पुराने समय से पति इस विषय पर पत्नी की ओट लेते हैं। इनमें मनी बैक अर्थात पैसे की गर्मी भी विशेष भूमिका अदा करता है। पैसा पावर है, परंतु उसमें प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। लोग संयमी भी होते हैं। वे पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसे से जुड़ा होने पर स्वयं को गर्वीला महसूस करते हैं। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया। मित्र की अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, ना कि ज़रूरत की। लेखक कहता है कि फालतू चीज़ की खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है। यह ऐसा सजा होता है कि बेहया ही इसमें नहीं फंसता।
बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। यह इच्छा जगाता है। हर आदमी को चीज़ की कमी महसूस होती है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। लेखक का दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार गया तथा शाम को खाली हाथ वापस आ गया। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था, परंतु कुछ भी ना ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी वस्तु को छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता नहीं तो सब और की चाह हमें घेर लेती है। ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता। बाजार में रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो तथा मन खाली। यह मन और जेब के खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन को बाजार की चीज़ें निमंत्रण देती हैं। सब चीज़ें खरीदने का मन करता है। जादू उतरते ही फैंसी चीज़ें आराम नहीं, खलल ही डालती प्रतीत होती हैं। इसमें स्वाभिमान व अभिमान बढ़ता है। जादू से बचने का एकमात्र उपाय है कि बाजार जाते समय मन खाली ना रखो। मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद देगा, वह आपसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता है कि आवश्यकता के समय काम आना। मन खाली रखने का मतलब मन बंद नहीं करना है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है। मनुष्य इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। यह लोभ को जीतना नहीं, बल्कि लोभ की जीत है। मन को बलात् बंद करना हठ योग है। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः मन की भी सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। मन मानेपन को छूट नहीं देनी चाहिए। लेखक के पड़ोस में भगत जी रहते थे। वे लंबे समय से चूरन बेच रहे थे। चूरन उनका सर नाम था। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। वे अपना चूरन थोक व्यापारी को नहीं देते थे और ना ही पेशगी ऑर्डर लेते थे। 6 आने पूरे होने पर वे बचा हुआ चूरन बच्चों को मुफ्त में बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ रहते थे। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। वे निरक्षर थे, बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे। उनका मन अडिग रहता था। पैसा भीख मांगता है कि मुझे ले लो। यह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलकता ही छोड़ देता है। पैसे में व्यंग शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है। वह अपने जन्म तक को कोसता है, परंतु यह व्यंग चूर्ण बेचने वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक व नैतिक कहते हैं। लेखक कहता है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की राम राम हुई। उनकी आंखें खुली थी। वे सबसे मिलकर बातें करते हुए जा रहे थे, लेकिन वे भौचक्के नहीं थे और ना ही वे किसी प्रकार से लाचार थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा था, किंतु उनको मात्र अपनी ज़रूरत की चीज़ से मतलब था।
वे रास्ते के फैंसी स्टोरों को छोड़कर पंसारी की दुकान से अपने काम की चीज़ लेकर चल पड़ते हैं। वह उन्हें बाजार शून्य लगता है, फिर चांदनी बिछी रहती हो या बाजार के आकर्षण बुलाते रहे, वे उनका कल्याण ही चाहते हैं। लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता है। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग्य देते हैं और वे ना तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, वे कपट को बढ़ाते हैं जिससे सद्भाव घटता है। सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक यानी कि बेचने वाला रह जाते हैं। वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। ऐसे बाज़ारों में व्यापार नहीं, शोषण होता है। कपट सफल हो जाता है तथा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर ओंधा है। वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। इन्हीं शब्दों के साथ जैनेंद्र कुमार अपने पाठ बाजार दर्शन की समाप्ति करते हैं। यह पाठ हमें कितना समझ में आया, नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर हम इसे जांचने का प्रयास करेंगे। बाजार दर्शन के रचयिता हैं, पहला है ऑप्शन महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, जैनेंद्र कुमार। जैसा कि आपको सभी ने पाठ पढ़ते समय ही आपने समझ लिया था, इसके रचयिता यानी कि इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। ऑप्शन डी सही है, इसका आंसर सही है जैनेंद्र कुमार। दूसरे प्रश्न में बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य है बाजार के उपयोग का विवेचन, बाजार से लाभ, बाजार ना जाने की सलाह, बाजार जाने की सलाह। तो इस निबंध का क्या प्रतिपाद्य है? ऑप्शन ए जो है वो उसका सही आंसर है, बाजार के उपयोग का विवेचन। प्रश्न नंबर 3 में लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? ए अपने पिता के साथ, बी मित्र के साथ, सी पत्नी के साथ, डी अकेला। लेखक का मित्र किसके साथ गया था बाजार? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अपनी पत्नी के साथ बाजार गया था। प्रश्न संख्या 4 में क्या फालतू सामान खरीदने के लिए पत्नी को दोष देना उचित है? हाँ, नहीं, कह नहीं सकता, बाजार का दोष है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हम इसमें पत्नी का दोष देना उचित नहीं समझते। प्रश्न संख्या 5 में लेखक के अनुसार पैसा क्या है? पावर है, हाथ की मैल है, माया का रूप है, पैसा व्यर्थ है। तो लेखक के अनुसार पैसा क्या है? पावर है। पावर मतलब ताकत है ना, जिसके पास पैसा उसके पास सबसे बड़ी ताकत है। प्रश्न नंबर 6 में भगत जी किस प्रकार के व्यक्ति हैं? ए लोभी, बी संतोषी, सी ईर्ष्यालु, डी मूर्ख। भगत जी जो कि चूरन बेचने का कार्य करते थे, वो किस प्रकार के व्यक्ति थे? वो संतोषी स्वभाव के और संतोषी प्रकार के व्यक्ति थे। प्रश्न संख्या 7 में बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है? जब ग्राहक का मन खाली होता है, जब ग्राहक का मन भरा हुआ होता है, जब ग्राहक के साथ उसकी पत्नी होती है, जब ग्राहक गरीब होता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जब ग्राहक का मन खाली होता है तब बाजार का जादू का जो प्रभाव है तब अत्यधिक पड़ता है। प्रश्न संख्या 8 में हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? कब जाना चाहिए? ऑप्शन ए में जब मन खाली हो, बी में जब मन खाली ना हो, सी में जब मन बंद हो, डी में जब मन में नकार हो।
जब क्या होता है, ऑप्शन इसका बी सही है, जब मन खाली ना हो तभी बाजार जाना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है हम मन में जब हम लक्ष्य लेकर चलते हैं कि हमने यही निश्चित वस्तुएं खरीदनी है, तभी हमें बाजार जाना चाहिए, अन्यथा हम बेकार की वस्तुएं खरीद कर घर ले आते हैं। प्रश्न संख्या 9 में बाजार किसे देखता है? ए लिंग को, बी जाति को, सी धर्म को और डी क्रय शक्ति को। क्रय मतलब खरीदने की शक्ति। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्रय शक्ति। यानी बाजार किसे देखता है कि भाई आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितने पैसे से कितना ज़्यादा सामान खरीद सकते हो। तो वो हमारा क्या देखता है, हमारी क्रय शक्ति को देखता है। प्रश्न संख्या 10 में बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? ए बाजार से सामान खरीदना, बी बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना, बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदना और डी है बाजार को सजाकर आकर्षक बनाना। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाजारूपन से अभिप्राय है बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। अनावश्यक वस्तुएं का अर्थ है जो हमें ज़रूरत नहीं है, जिन चीज़ों की, हम उन चीज़ों को भी जब हम खरीद कर घर लाकर अपना घर भर देते हैं तो वो बाजारूपन कहलाता है। बाजारूपन का मतलब होता है छल कपट भी कह सकते हैं हम इसको। छल कपट कैसा? जैसे बाजार चारों तरफ से सजा हुआ है, वो अपने ओर आकर्षित कर रहा है लोगों की, आओ और मुझे खरीद लो, और लोग आकर्षण में आकर अनावश्यक वस्तुएं खरीद लेते हैं, तो वो ही बाजारूपन कहलाता है। कौन लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं? ऑप्शन ए गरीब लोग, बी असली ग्राहक, सी दुकानदार, डी परचेजिंग पावर वाले लोग। कौन बढ़ाते हैं? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसका आंसर। परचेजिंग पावर वाले लोग क्या है, बाजारूपन बढ़ाते हैं। यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, पैसे की ताकत पर वो अत्यधिक वस्तुओं को खरीद लेते हैं और बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 12 में बाजार दर्शन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? ए साहित्यिक ब्रज भाषा का, बी तत्सम प्रधान हिंदी भाषा का, सी सामान्य हिंदी भाषा का और डी बाजारू भाषा का। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सामान्य हिंदी भाषा का प्रयोग बाजार दर्शन पाठ में किया गया है। पाठ की समाप्ति यहीं होती है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ संबंधी कोई भी कठिनाई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।